स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द स्कूल एजुकेशन अड्डा पर। ठीक, आप सभी को मैं 10th क्लास का 10वीं का क्या पढ़ाऊंगा, इतिहास पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, आप लोगों ने आपकी इतिहास की किताब देखी होगी। ठीक, 10th क्लास की 10वीं की क्लास की देखी होगी तो ठीक है, नहीं तो अब देख लेंगे। ठीक, क्या दिया है 10th क्लास में, 10th क्लास में क्या दिया है, उसका सिलेबस क्या क्या है और किताब का नाम क्या क्या है। सबसे पहले हम क्या शुरू करेंगे, नाम जानेंगे किसका, आपकी 10th की किताब का। क्या नाम है उसका, भारत भारत एवं समकालीन विश्व, भारत एवं समकालीन विश्व सेकेंड। मैंने आपको बताया कि हम यहां 10th क्लास की इतिहास सब्जेक्ट से पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है ना, और अगर आपसे बात करें जो आपकी 10th क्लास में किताब दी हुई है उसका नाम क्या है, भारत एवं समकालीन विश्व 2 सेकेंड। ठीक, चलो अब आप लोगों ने किताब देखी है, इसमें इस किताब में टोटल पाठ्यक्रम को, सिलेबस को 3 खंडों में बांटा गया है। खंड 1, खंड 2, खंड 1, खंड 2 एवं खंड 3। क्या बताया मैंने आपको, 10th क्लास का जो आपका सिलेबस है वो टोटल कितने पार्ट्स में बांटा गया है, कितने खंडों में बांटा गया है। खंड 1, खंड 2 और तीसरा आपका खंड 3। ठीक, सबसे पहले बात करें हम खंड 1 की। खंड 1 की, खंड 1 में अध्याय प्रथम एवं अध्याय द्वितीय या सेकंड। खंड 1 में टोटल आपके 2 चैप्टर्स दिए गए हैं, अध्याय 1, अध्याय सेकंड। ठीक है ना, अध्याय 2 और एक अध्याय 1। ठीक, कौन कौन से, पहला चैप्टर दिया है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। पहला चैप्टर आपका क्या दिया है खंड 1 में, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक, ये पहला चैप्टर है आपका। दूसरा चैप्टर क्या है, भारत में राष्ट्रवाद। पहला चैप्टर आपका क्या दिया है, पहला अध्याय क्या दिया है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। दूसरा चैप्टर क्या दिया है, भारत में राष्ट्रवाद। ये बात हो गई किसकी, खंड 1 की। अब हम बात करें खंड 2 की। खंड 2 में टोटल आपको कितने चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे, 2 चैप्टर। खंड 2 में भी आपको टोटल कितने चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे, 2 चैप्टर। कौन कौन से, सबसे पहला चैप्टर है आपका इसमें भू मंडलीकृत, पहला चैप्टर क्या, खंड 2 का पहला चैप्टर क्या है, भूमंडलीकृत विश्व की रचना। भूमंडलीकृत विश्व की रचना, तो मतलब क्या, पहला चैप्टर आपका ये, दूसरा ये, और ये क्या हो गया आपका तीसरा चैप्टर। ये कौन सा चैप्टर आपका, तीसरा चैप्टर। कौन सा चैप्टर आपका, तीसरा। पहला कौन सा, खंड 1 में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ना है हमें। ठीक, दूसरा चैप्टर कौन सा पढ़ना है, भारत में राष्ट्रवाद। खंड 2 पर आएंगे, पहला चैप्टर क्या है, भूमंडलीकृत विश्व की, या भूमंडलीकृत विश्व की रचना, या फिर ये भी बोल सकते हैं भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक, रचना या बनना। ठीक है ना, ये आपका क्या है, खंड 2 का पहला चैप्टर या ओवरऑल तीसरा चैप्टर। ठीक, अगला चैप्टर है इसमें आपका, अगला चैप्टर है चौथा चैप्टर, औद्योगिकरण का युग।
चौथा चैप्टर आपका क्या है इसमें, औद्योगिकरण का युग। ठीक, चौथा चैप्टर क्या है, औद्योगिकरण का युग। ये बात की हमने किसकी, खंड 2 की। किसकी बात की, खंड 2 की। अब हम आते हैं सीधे खंड 3 पर। खंड 2 में 2 चैप्टर, खंड 1 में 2 चैप्टर, टोटल आपके कितने चैप्टर हो चुके हैं, 4 चैप्टर। ठीक, खंड 3 में आपका एक अन्य चैप्टर दिया है जिसे हम बोल सकते हैं चैप्टर नंबर 5। खंड 3 में आपका एक और चैप्टर दिया है जिसे हम बोल सकते हैं क्या, चैप्टर नंबर 5। क्या है चैप्टर का नाम, मुद्रण संस्कृति। चैप्टर का नाम क्या है, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। बच्चों क्या समझ आया आपके कि जो आपका 10th क्लास का इतिहास का पाठ्यक्रम या सिलेबस है उसमें हमें टोटल 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है ना, उन 5 चैप्टर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, खंड 1, खंड 2, खंड 3। खंड 1 में आपके 2 चैप्टर हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और दूसरा चैप्टर कौन सा, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, खंड 2 में आपके फिर से 2 चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे आपको। कौन कौन से, भूमंडलीकृत विश्व की रचना या भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक, चौथा चैप्टर है औद्योगिकरण का युग। खंड 3 में एक चैप्टर और है आपका, क्या नाम है उसका, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ठीक है ना, आपको समझ आ गया कि आपको क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है, कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक, अब सबसे पहले हम आज क्या उठाएंगे, आपका पहला चैप्टर। सबसे पहले आज हम क्या उठाएंगे, आपका पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब हम क्या करते हैं, सीधे अपने चैप्टर अध्याय पर आते हैं। ठीक है ना, सीधे हम क्या करते हैं, अपने चैप्टर अध्याय पर आते हैं। चलो आ जाओ। ये मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया, आपकी किताब का नाम क्या, ये जैसा मैंने आपको बताया आपकी बुक का नाम क्या, भारत एवं या भारत और समकालीन विश्व। ठीक है, चलो ये हो गया। मैंने क्या बताया आपको, पहला चैप्टर हमें कौन सा पढ़ना है, यूरोप में। पहला चैप्टर हमें कौन सा पढ़ना है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। चलो बच्चों, आप जैसे ही अपनी बुक खोलोगे, सबसे पहले ये चैप्टर खोलोगे, चैप्टर खोलते ही आपको एक आकृति दिखाई देगी, चित्र दिखाई देगा, एक आकृति दिखाई देगी, एक चित्र दिखाई देगा। सबको साफ दिखाई दे रहा है। ठीक, क्या लिखा है नीचे, फ्रेडरिक सरयू विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न राष्ट्रों के बीच संलिखित 1848। ठीक, ये लिखा हुआ है। अब इस चित्र के माध्यम से चित्रकार, क्या नाम है इनका, फ्रेडरिक सोरियू। इस चित्र के माध्यम से चित्रकार फ्रेडरिक सोरियू क्या कहना चाहते हैं। ठीक है ना, इंपोर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि फ्रेडरिक सोरियू ने अपने चित्र के माध्यम से क्या कहा। ठीक है ना, तो हमें समझना पड़ेगा कि फ्रेडरिक सोरियू इस चित्र के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। ठीक, अब आप लोग जरा ध्यान से देखना, आप लोग जरा ध्यान से देखना इस चित्र को। सबसे पहले इस चित्र में आपको एक मूर्ति दिखाई दे रही है। आप पहले यह ध्यान देना इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, फिर मैं आपको यह बताऊंगा इस शब्द का अर्थ क्या है, इन चीजों का अर्थ क्या है। ठीक, सबसे पहले आपको चित्र में एक मूर्ति दिखाई दे रही है। ठीक है ना, सबसे पहले चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक मूर्ति दिखाई दे रही है। ठीक है ना, हाँ ज्यादा बड़ा करूंगा तो ये ब्लर हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। ठीक, सबसे पहले चित्र में क्या दिखाई दे रही है आपको, मूर्ति। चलो उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा है एक कतार, एक लंबी कतार, एक लंबी कतार मनुष्यों की। ऐसा नहीं है राशन कार्ड ले या राशन कार्ड लेकर राशन पानी लेने जा रहे हैं, इसका भी कारण है। ठीक, उसके अलावा आपको क्या दिखाई दे रहा है, नीचे कुछ अवशेष पड़े हुए हैं। नीचे कुछ क्या पड़े हुए हैं, अवशेष पड़े हुए हैं। उसके अलावा आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर कुछ संत दिखाई दे रहे हैं।
ठीक, ईसा, भगवान ईसा दिखाई दे रहे हैं, जीसस और दूसरे गॉड दिखाई दे रहे हैं। ये सब हमें क्या दिखाई दे रहा है, इस चित्र में दिखाई दे रहा है। ठीक, अब इस चित्र का महत्व क्या है, इस पेंटिंग का क्या महत्व है, और चित्रकार कौन, फ्रेडरिक सोर्यू क्या बताना चाहते हैं इस चित्र के माध्यम से। और पाठ्यक्रम में सबसे पहले यही चित्र, या आपके चैप्टर फर्स्ट में सबसे पहले यही चित्र क्यों डाला। ठीक, चलो अब ध्यान देना आप इस चित्र पर आराम से। मैंने क्या बताया आपको, एक मूर्ति दिखाई दे रही है, एक मूर्ति दिखाई दे रही होगी आपको। मूर्ति के एक हाथ में टॉर्च है, मशाल बोलते हैं हिंदी में। मूर्ति के किस हाथ में, लेफ्ट हैंड में क्या है, मशाल है, राइट हैंड में कुछ पेपर्स है। राइट हैंड में क्या है, कुछ कागज है, पेपर्स है। ठीक, और इस मूर्ति को कहा गया है स्वतंत्रता की मूर्ति। इस मूर्ति को क्या कहा है, स्वतंत्रता की मूर्ति। आप सभी बच्चों ने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा, फ्रांस की क्रांति। पढ़ा है सर? पढ़ा था, अभी याद ही नहीं है। इस साल का याद नहीं है, अगले साल, पिछले साल का क्या याद रखें, याद करने की कोशिश करो। एक चैप्टर पढ़ा है आपने, कौन सा, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता को एक देवी के रूप में माना गया है, ठीक है ना। तो उसी को मानते हुए यहां इस मूर्ति को क्या बोला गया है, स्वतंत्रता की मूर्ति। ठीक, अब आप लोग ध्यान देना, बहुत सारे लोग कतार में कहां आ रहे हैं, इस स्वतंत्रता की देवी की मूर्ति की ओर। बहुत सारे देश हैं, फ्रांस मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, अमेरिका है, बहुत सारे देश और वहां के सभी नागरिक, स्त्री पुरुष एक कतार में कहां जा रहे हैं, किस मूर्ति की ओर, स्वतंत्रता की मूर्ति की ओर। सर क्यों जा रहे हैं, आप सभी को पता है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। पहले देशों में राजतंत्र होता था, पहले देशों में क्या होता था, राजतंत्र होता था। फ्रांसीसी क्रांति आपने पढ़ी है 9th क्लास में, उसमें भी देखा होगा। देश का मुखिया कौन होता था, राजा होता था, और राजा ही क्या करता था, पूरे देश का शासन चलाता था, ठीक है ना। राजा ही सर्वोच्च होता, जनता के लिए राजा ही क्या होता, उसका भगवान होता, ठीक। लेकिन समय बड़ा धीमे धीमे लोगों को समझ आया कि देश में क्या होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, प्रजातंत्र होनी चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, ऐसा शासन होना चाहिए जिससे हम सरकार खुद चुने और जो हमारे हित में क्या करे, काम करे। सेम यही आदर्श को मानते हुए सभी लोग कहां जा रहे हैं, स्वतंत्रता की मूर्ति की ओर। क्यों, राजा के राजतंत्र से हटने के लिए हमें उससे क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। तभी तो हमारे देश में लोकतंत्र आएगा, तभी तो हमारे देश में लोकतंत्र आएगा। इसीलिए ये पूरी भीड़ किस ओर जा रही है, स्वतंत्रता की मूर्ति की ओर, ठीक। ये सर हमें मूर्ति का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, भीड़ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जो कतार में जा रही है, ठीक है। अब नीचे सर ये कुछ अवशेष पड़े हुए हैं, इनका अर्थ क्या है, इनका अर्थ क्या है, आप ध्यान से देखोगे नीचे कुछ कुछ अवशेषों में कुछ मुकुट पड़े हुए हैं, और बहुत सारे अवशेष ऐसे हैं जो राजतंत्र के प्रतीक के रूप में क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं। अब सर ये नीचे क्यों पड़े, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि इन लोगों ने किसे त्याग दिया है, राजतंत्र को। इन लोगों ने किसे त्याग दिया है, राजतंत्र को। अब ये क्या चाहते हैं, प्रजातंत्र। अब ये क्या चाहते हैं, प्रजातंत्र, ठीक है ना कहीं चित्रकार को लगता है कि पूरी जनता का या जितने भी देश के लोग हैं, इनका ये जो एक एम है, एक इच्छा है, ये क्या है, एक अच्छी इच्छा है, समझ रहे हो ना, एक अच्छी इनके मन की बात है जो पूरी होनी चाहिए। और जब आप जानते हो, जब हम कुछ अच्छी इच्छाएं करते हैं तो उसमें हमें ऊपर वाला क्या देता है, आशीर्वाद देता है। इसी वजह से यहां कुछ क्या बने हुए हैं, भगवान बने हुए हैं। यहां कुछ क्या बने हुए हैं, भगवान बने हुए हैं, यीशु है ना, जीसस, कुछ आपके दूसरे भगवान है ना, कुछ आपके संत, ये सब लोग मिलकर आशीर्वाद दे रहे हैं किसे, आपकी ये पूरी जो भीड़ जा रही है, कतार में लोग जा रहे हैं, ये आशीर्वाद दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप सही कर रहे हो। आप कहां जा रहे हो, राजतंत्र से
प्रजातंत्र की ओर। ठीक, समझ में आया ये चित्र, क्यों बताया मैंने और क्यों दिया है पाठ्यक्रम में चैप्टर फर्स्ट में सबसे पहले, और फ्रेडरिक सरियू इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। सर फ्रेडरिक सरियू इसके माध्यम से बताना चाहते हैं कि लोग क्या चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, प्रजातंत्र चाहते हैं। तो क्या उस समय था ऐसा? नहीं, ये फ्रेडरिक सरियू की क्या है, कल्पना मात्र है, कल्पना मात्र, जिसे इंग्लिश में यूटोपिया बोलते हैं, यूटोपिया। फ्रेडरिक सरियू जो चित्रकार है उनकी कल्पना है कि आज नहीं तो कल एक समय बाद सभी देशों में क्या होगा, राजतंत्र की जगह क्या आ जाएगा, प्रजातंत्र। ठीक है ना, राजतंत्र की जगह क्या आ जाएगा, प्रजातंत्र। हो सकता है उस समय वहां के राजा को यह कल्पना क्या लग रही हो, अतिशयोक्ति, कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इसे आप ठीक उसी तरह समझ सकते हैं जैसे आज से 100 साल पहले कोई व्यक्ति आपसे बोलता, अगर आप होते 100 साल पहले, कोई व्यक्ति आपसे बोलता कि एक ऐसा यंत्र बन जाएगा कुछ समय में जिससे हम यहां से बात करेंगे और दूसरी जगह बैठा व्यक्ति हमारी आवाज क्या करेगा, सुन लेगा। तो कोई भी मानता कि संभव नहीं है कोई भी ऐसा यंत्र आए जो यहां बैठे इंसान कुछ बोले और दूसरी जगह बैठा इंसान उसको सुन ले। तो उस समय भी वो क्या थी, कल्पना मात्र थी। ठीक है ना, तो यही कल्पना किसकी थी, फ्रेडरिक सरियू की। ठीक है ना, किसकी, चित्रकार फ्रेडरिक सरियू की। आपको समझ आ गया चित्र में क्या 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 दिया हुआ है और उसका अर्थ क्या है। ठीक है, चलो अब हम आते हैं अपने चैप्टर फर्स्ट के पाठ्यक्रम में कि चैप्टर फर्स्ट में अध्याय पहले में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है ना, आगे आओ। चैप्टर फर्स्ट में अध्याय पहले में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले क्या क्या दिया है सर इसके अंदर, उम्मीद है आपने भी बुक खोल के देखी होगी और देखा होगा उसमें क्या क्या दिया है। चैप्टर फर्स्ट में क्या क्या पढ़ना है, पढ़ा है आपने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले आपके पूरे चैप्टर को कुछ भागों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। कुछ भागों में क्या किया है, डिवाइड किया है। सबसे पहले इसका भाग दिया है क्या, फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्र का विचार। समझ में आया आपके कुछ? अगर आपने 9th अच्छे से पढ़ा है तो ये चैप्टर आपको और अच्छे से समझ आएगा। क्यों, पहला ही टॉपिक इसमें क्या दिया है, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। और फ्रांसीसी क्रांति आपने कहां पढ़ी है, 9th क्लास में पढ़ी है। ठीक सर, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, फ्रांसीसी क्रांति क्यों दी है, ठीक, और फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्र का विचार कैसे आ गया। और टॉपिक तो हम पढ़ रहे हैं क्या, चैप्टर फर्स्ट क्या, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। सबसे पहले मैं रिकॉल करा दूंगा आपको, फ्रांस की क्रांति हुई थी कब, 1789 में, वो अभी आगे और देखेंगे। ठीक है ना, फ्रांस पहला ऐसा देश था जहां क्या हुई, क्रांति हुई और राजतंत्र से हटाकर क्या लाया गया, प्रजातंत्र, लोकतंत्र। ठीक है ना, तो जब एक देश में ऐसा होता है तो स्वाभाविक सी बात है एक देश का प्रभाव किस पर पड़ेगा, दूसरे देश पर पड़ेगा, है ना, और दूसरे देश का दूसरे देश पर। तो क्या हो जाएगा, यूरोप में, पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हो जाएगा। हो सकता है कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन आए, सर चैप्टर का नाम दिया है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है ना, लेकिन हमें तो राष्ट्रवाद का अर्थ ही नहीं पता, हमें तो राष्ट्रवाद का अर्थ ही पता नहीं है, तो हम पढ़ेंगे क्या इसमें। चलो तो मैं आपको पहले वो भी बता देता हूं। यूरोप तो आपको पता है क्या है, एक महाद्वीप है, एक महाद्वीप है, और राष्ट्रवाद का अर्थ होता है क्या, देश से प्रेम। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है, देश से प्रेम। देश से प्रेम कैसे सर, अभी ऐसा मान लो वर्तमान समय में क्या चल रहा है, वनडे वर्ल्ड कप, ठीक है ना, इंडिया क्या करे 2023 का वर्ल्ड कप जीत जाए, ठीक है ना, तो स्वाभाविक सी बात है पूरे देश को क्या होगी, खुशी होगी। क्या इंडिया वर्ल्ड कप किसी एक व्यक्ति के लिए जीता है या केवल उन 11 लोगों के लिए जीता है जो उस टीम में खेल रहे हैं, नहीं, ये उपाधि होगी, ये खुशी का माहौल होगा पूरे देश के हर मनुष्य के लिए। आप खुश होंगे, मैं खुश होऊंगा, क्यों कि हमारे देश ने क्या जीता है, वर्ल्ड कप जीता है, हमारे देश ने क्या जीता है, वर्ल्ड कप जीता है। सही बात बोल रहे हो सर। तो आपके अंदर जो ये भावना आई, देश के प्रति प्रेम जागा, यही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। भगवान ना करे कभी ऐसा हो, अगर किसी जगह आतंकवादी हमला हो जाता है,
ठीक है ना, आप आए दिन अखबार में पढ़ते हो, अब तो आप पढ़ने भी लगे होगे, 10th में आ गए हो, समझते भी हो आतंकी हमला क्या होता है। आतंक हमला हो जाए, ठीक, कुछ जिसमें कुछ सोल्जर्स की क्या हो गई हो, डेथ हो गई हो, और कुछ व्यक्तियों की क्या हो गई हो, डेथ हो गई हो, तो क्या ऐसा संभव है केवल कुछ ही व्यक्तियों को बुरा लगे, या केवल उन व्यक्तियों को बुरा लगे जो उस परिवार से थे, जिनके परिवार के सदस्य गए? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होगा। पूरे देश को क्या लगता है, बुरा लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यही चीज क्या है आपकी, राष्ट्र के प्रति प्रेम या देश के प्रति प्रेम। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका क्या कहलाएगा, राष्ट्रवाद कहलाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया ना? किसी के मन में डाउट तो नहीं है कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का होता है, तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमें राष्ट्रवाद का अर्थ ही नहीं पता है। तो आपको यूरोप का अर्थ समझ आ गया, आपको राष्ट्रवाद का अर्थ समझ में आ गया। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं अपने कहा चैप्टर पर जो हमें पढ़ना है। ठीक, क्या बताया मैंने, पहला ही टॉपिक इसमें क्या है आपका, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। सबसे पहले फ्रांस में क्रांति हुई, उसके बाद लोगों के विचार बदले, क्रांति से फ्रांस एक राष्ट्र बना। ठीक है ना, इस राष्ट्र बनने से यूरोप के जितने भी देश थे उनमें क्या हुई, क्रांतियां हुई, और सभी में क्या हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इसीलिए हमें यह चैप्टर पढ़ना है। ठीक, पहला टॉपिक क्या है इसका, या हाँ पहला टॉपिक क्या है इसका, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। चलो दूसरा टॉपिक क्या है सर इसमें बच्चों, दूसरा टॉपिक दिया है इसमें क्या, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। सर फ्रांसीसी क्रांति पहला टॉपिक और राष्ट्र का विचार दूसरा टॉपिक सीधा, कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण? बिल्कुल सर, कैसे? फ्रांस में क्रांति हुई, फ्रांस में क्या हुआ, राजतंत्र की जगह, मोनार्की की जगह, राजा की जगह क्या आ गया, जनता का शासन या लोकतंत्र आ गया, प्रजातंत्र आ गया। ठीक है ना, अब एक राष्ट्र बन गया, क्या आपका, फ्रांस राष्ट्र बन गया। ठीक है सर, समझ आ गया। अब फ्रांस की जो क्रांति हुई उसी का विचार क्या हुआ, पूरे यूरोप में फैला। आप ऐसे मान लो, पहली बार हो सकता है मोबाइल किसी दूसरे देश ने निकाला हो, तो क्या मोबाइल सीमित रह गया उसी देश में? नहीं, एक देश ने निकाला, फिर दूसरे देश ने निकाला, फिर ऐसे करके आज पूरे विश्व में क्या है, आप सभी के पास मोबाइल है। हो सकता है आप भी क्या देख रहे हो, मोबाइल भी देख रहे हो, कोई लैपटॉप टैबलेट पे देख रहा है। ठीक है, और तरीके से इसको कैसे समझ सकते हैं, कोई भी उपलब्धि हो या कुछ ऐसा आविष्कार हो, पहले भारत में क्या वायुयान था? नहीं था, लेकिन फिर समय के साथ सभी देशों में हो गया। पहले 5G केवल जापान में आया, जापान के बाद चीन में आया, आज भारत में भी आ गया। तो कहीं ना कहीं विचार क्या हुए, पूरे भूमंडल पर फैले, पूरे विश्व में फैले। तो जब फ्रांस में क्रांति हुई, फ्रांस में राष्ट्र बन गया, तो इसके विचार कहां फैले, पूरे यूरोप में फैले। तो फिर क्या हो जाएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण हो जाएगा। ठीक, अब आप एक चीज खुद समझना, तीसरा पॉइंट दिया है इसमें, या तीसरा टॉपिक क्या है, क्रांतियों का युग 1830 से लेकर 1848। ठीक, क्रांतियों का युग 1830 से लेकर 1848। अब एक शब्द दिया है इसमें क्रांतियों या क्रांति। क्रांति का अर्थ होता है बदलाव। क्रांति का अर्थ क्या, बदलाव। ठीक सर, बदलाव कैसे? आपके दादाजी हैं, आपके पिताजी हैं, ठीक है, और आप खुद हो। दादाजी के विचार अलग होंगे, पिताजी के विचार अलग होंगे, और आपके विचार अलग होंगे। ठीक है ना, दादाजी के विचार अलग, पापा जी के विचार अलग, आपके विचार अलग। आप चाहते हो कि पापा और दादा किसके विचारों से चलने लगे, आपके विचारों से चलने लगे। मतलब आप क्या चाहते हो, बदलाव लाना चाहते हो अपने घर में। अब उसके लिए आप क्या करोगे, क्रांति करोगे। ठीक है ना, जब आप क्रांति करोगे, बदलाव लाने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए और घर वाले आपकी क्या कर दें, कुटाई कर दें। सेम चीज कहां हुई, यूरोप में। ठीक, अब आप खुद बताओ, अगर आप एक राजा होते, आपके पास क्या है, सभी विशेषाधिकार हैं, सारे विशेषाधिकार आपके पास सुरक्षित है। क्या आप चाहोगे कि एक राज्य में या राष्ट्र में एक ऐसा शासन आ जाए जहां से राजा को क्या हो जाए, राजतंत्र को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए? पॉसिबल नहीं ना, कोई भी नहीं चाहेगा, मैं भी नहीं चाहूंगा, मैं राजा बना बैठा हूं, मैं क्यों चाहूंगा मेरी राजगद्दी जाए। सेम चीज कहां हुई, आपके यूरोप में हुई। ठीक है ना, जब यूरोप में लोग प्रजातंत्र की तरफ जाने लगे, राजतंत्र से कहां जाने लगे, प्रजातंत्र की ओर, अपना
क्या बोलते हैं, विचार उनके किस तरफ जाने लगे, राजतंत्र से प्रजातंत्र की ओर। ठीक, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं क्रांतियां होंगी, और ये क्रांतियों का एक लंबा युग रहा। उन्हीं युगों को हमें पढ़ना है, उन्हीं क्रांतियों को पढ़ना है आपके तीसरे चैप्टर में, जिसका नाम क्या है, क्रांतियों का युग 1830 से 1848। ठीक है सर। अगला टॉपिक क्या है सर इसमें, इटली और जर्मनी और इटली का निर्माण। चौथा टॉपिक क्या है इसमें, जर्मनी एवं इटली का निर्माण। क्या सर इससे पहले इटली और जर्मनी थे या नहीं थे? बिल्कुल थे, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, पूरे यूरोप में ही क्या चल रहा था, मोनार्की, राजतंत्र। तो इनका निर्माण कैसे हुआ फिर, प्रजातंत्र के रूप में, लोकतांत्रिक देश के रूप में। ठीक है। अगला टॉपिक क्या है सर, राष्ट्र की दृश्य कल्पना। जितने भी देशों में, राष्ट्रों में राजतंत्र चल रहा होगा, उनकी एक कल्पना होगी कि उनका भी राज्य कैसा हो, प्रजातंत्र वाला हो या लोकतंत्र वाला हो। ठीक। अगला टॉपिक क्या है, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। सर अभी तो आप राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद कर रहे थे, एक नया शब्द लेकर आ गए आप, कौन सा, साम्राज्यवाद। देखो राष्ट्रवाद का अर्थ आपको समझ आ गया, क्या, देश से प्रेम। ठीक। अब सर साम्राज्यवाद क्या होता है, साम्राज्यवाद क्या होता है, आप ऐसे समझिए, फ्रांस एक राष्ट्र बन गया, फ्रांस में एक व्यक्ति आया, नेपोलियन, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। नेपोलियन ने धीरे धीरे सभी आसपास के पड़ोसी राज्यों को क्या कर दिया, जीतना चालू कर दिया, और उन्हें किसके अधीन लाना चालू कर दिया, अपने अधीन लाना चालू कर दिया। मतलब नेपोलियन का पहले जो साम्राज्य था वो उसका क्या करने लगा, विस्तार करने लगा, और साम्राज्य का विस्तार करना ही क्या कहलाता है, साम्राज्यवाद। साम्राज्य का विस्तार करना क्या कहलाता है, साम्राज्यवाद। समझ में आया आपको, साम्राज्य का विस्तार करना, आपके देश का विस्तार करना, आपकी देश की सीमाओं का विस्तार करना, कुछ भी बोल लो आप, क्या कहलाएगा आपका, साम्राज्यवाद कहलाएगा। मतलब सर हमें टोटल इस पहले चैप्टर में, जिसका नाम क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसके अंदर टोटल 6 टॉपिक्स को पढ़ना है। ठीक है ना, किसे पढ़ना है, 6 टॉपिक्स को। हम शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से।